एवरीवन। जैसा कि हम अब तक पिछली क्लास में न्यूरोट्रांसमीटर तक पढ़ चुके हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर किस किस के अंदर आते हैं, ये सब कुछ हमने अब तक पिछली क्लास में पढ़ा। आगे हम ब्रेन की विस्तृत एनाटॉमी एक एक पार्ट को पढ़ना शुरू करें, उससे पहले कुछ एडिशनल टर्म जो नर्वस सिस्टम के अंदर हमें सुनने को मिलती हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारी अगली टर्म जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है सिनेप्स। अब सिनेप्स होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन के बीच बनते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सामान्य डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिनेप्स का तात्पर्य क्या होता है। सिनेप्स का मतलब होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यहां ध्यान दें, सिनेप्स जो होता है वह एक प्रकार के जंक्शन को हम बोलते हैं। हमने शुरुआत में ये जरूर कहा है कि ये जंक्शन जो है बिटवीन टू न्यूरॉन्स है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किन्हीं दो न्यूरॉन मीन्स एक पहले न्यूरॉन हो उसके बाद में अगला न्यूरॉन, उन दोनों के मिलने से जुड़ने से जो जंक्शन बनता है उसे हमने सिनेप्स कहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा सिनेप्स के बनने में जुड़ने वाली वस्तु हमेशा दो न्यूरॉन ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। मीन्स हो सकता है कि पहला तो न्यूरॉन हो मीन्स वन न्यूरॉन और साथ में जुड़ने वाला जो हो वह अनदर सेल ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। अब दोनों को अलग अलग पहले समझें कि दोनों डेफिनेशन को हम कैसे मिक्स करेंगे। पहली जानकारी यह है कि अगर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जंक्शन बनता है मीन्स पहला न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, उन दोनों के जुड़ने से जो जंक्शन बन रहा है उसको तो हम सिनेप्स बोलेंगे ही। मीन्स पहली जानकारी तो ये क्लियर है, सिंपल मतलब कि दो न्यूरॉन्स का आपस में जुड़ना, जंक्शन बनना, उसे हमने सिनेप्स का नाम दिया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर जुड़ने वाली वस्तुएं दोनों न्यूरॉन ना हो मीन्स एक तो न्यूरॉन हो और साथ में कोई अन्य शरीर की कोशिका हो, जैसे कि कोई मसल की कोशिका, कोई ग्रंथि की कोशिका, अगर ऐसा जंक्शन भी है तब भी हम उसे सिनेप्स का नाम देने वाले हैं। मीन्स सिनेप्स की ओवरऑल तौर पर दो डेफिनेशन हो गई। मीन्स पहला न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन जुड़े तब भी उसे हम सिनेप्स कहेंगे, या फिर न्यूरॉन प्लस अदर सेल जुड़ती है तब भी उसे हम सिनेप्स के नाम से ही जानते हैं। तो दोनों को मिलाकर हम एक ओवरऑल डेफिनेशन बोलते हैं, उस पर ध्यान दें। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और junction between one neuron and one another cell of the body, that condition, that junction is known as the synapse। दोनों को मिलाकर पूरी डेफिनेशन बोलनी है कि या तो दो न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन या एक अन्य कोशिका के जुड़ने से बनने वाले जंक्शन को हम ओवरऑल तौर पर सिनेप्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो जंक्शन बनता है उसमें संरचनात्मक दृष्टि से क्या क्या हिस्से होने वाले हैं, क्या क्या चीजों के मिलने से सिनेप्स का निर्माण होता है या क्या अपीयरेंस होता है एक सिनेप्स का। तो डायग्रामेटिकली समझें, मान लेते हैं यह एक न्यूरॉन का आखिरी एंड है मीन्स पहले न्यूरॉन का ये आखिरी एंड हो गया, और मान लेते हैं कि यह दूसरे न्यूरॉन का कोई रिसेप्टर या स्टार्टिंग एंड है। मीन्स इन दोनों के बीच ये जो पूरा कनेक्शन बना है इस पूरे हिस्से को ओवरऑल तौर पर सिनेप्स कहा है। अब इसके अंदर एक जो है वह तो इस जंक्शन के पहले वाला न्यूरॉन है, एक जो है वो इस जंक्शन के बाद वाला न्यूरॉन है, और इन दोनों के बीच में एक खाली जगह है। अब खाली जगह क्यों है वो भी समझें। जैसा कि हमने शुरुआत में नर्वस सिस्टम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन्स हैं वो कभी भी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, दोनों आपस में भौतिक संपर्क में नहीं होते हैं। मीन्स अगर ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है, दोनों चिपके हुए नहीं रहते हैं, हमेशा उनके बीच एक निश्चित गैप जरूर बना होता है। मीन्स यहां एक न्यूरॉन, बीच में खाली जगह और फिर दूसरा न्यूरॉन। तो इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहला होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब समझें। प्री का मतलब होता है पहले और सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स सिनेप्स नाम का जो जंक्शन बना है उसमें पहले वाला न्यूरॉन जो है इसे हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो यहां हमने लिख दिया पहला हिस्सा होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब ध्यान दें कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होता है और इसका विशेष फंक्शन क्या होता है। इस जंक्शन के अंदर जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसके पास में पाए जाएंगे
वेसिकल्स और इन वेसिकल्स के अंदर भरा होगा न्यूरोट्रांसमीटर। अब पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में याद करें कि वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं वो जब इंफॉर्मेशन भेजनी होती है तब अपने बाहर अपने आगे वाली जगह में वह रिलीज कर देता है। तो यहाँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है यह अपने आप में एक प्रकार का इंफॉर्मेशन का सेंडर होता है। मीन्स यह इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला होता है और सेंड किसके माध्यम से करेगा? यह इंफॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से सेंड करेगा। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसे कि हमने सेंडर का नाम दिया है, यह आवश्यकता पड़ने पर अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर को आगे रिलीज करने वाला है। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से के बारे में, और दूसरा हिस्सा होता है ये बीच वाला खाली स्थान। पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसका हमने नाम रखा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है खांच, मीन्स कोई खाली जगह, बीच में कोई खांच रह जाती है उसे हम क्लेफ्ट बोलते हैं। तो यहां सिनेप्स में बनने वाले जंक्शन के बीच जो खाली स्थान है उसे हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दिया है। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट की विशेषता समझें कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर यह होता है, यह एक ऐसा खाली स्थान है जो इन दोनों न्यूरॉन के बीच में है और इस खाली स्थान के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्री वाले या पोस्ट वाले? वह प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा यहां पर इस खाली स्थान में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से के बारे में, और इसका तीसरा हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट का मतलब बाद में, तो यहां सिनेप्स बनने के बाद में जो न्यूरॉन है, जो पीछे वाला आगे वाला न्यूरॉन जो है उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अगर सेंडर था तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होने वाला है? यह रिसीवर के तौर पर काम करने वाला है, यह इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है उससे आपको यह तो पता होगा कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर होने चाहिए, लेकिन अगर दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है तो उसके पास में क्या होना चाहिए? उसके पास में उस न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अब यहां पर यह पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास में जो है वह रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर किसके लिए? न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। और यह न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर हैं, सूचना लेकर आए हैं, और यह पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उन केमिकल्स को, उन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सूचनाओं को रिसीव करता है। तो यहां यह सिनेप्स जो था, इस जंक्शन के द्वारा सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई, और इस ओवरऑल जंक्शन को ही हमने सिनेप्स का नाम दिया है। एक भेजने वाला, बीच में खाली स्थान, और एक रिसीव करने वाला। भेजने वाले के पास में न्यूरोट्रांसमीटर होने चाहिए और रिसीव करने वाले के पास में रिसेप्टर प्रेजेंट होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गए पार्ट ऑफ सिनेप्स। ध्यान दें, सिनेप्स के टाइप अलग हैं, सिनेप्स के पार्ट अलग हैं। ये जो हमने प्री और बीच में क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की बात कही, यह सिनेप्स के प्रकार नहीं है, यह सिनेप्स के हिस्से हैं, यह पार्ट्स ऑफ सिनेप्स के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में। टाइप्स की बात करें कि सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां टाइप्स समझने के लिए यह ध्यान देना होगा कि शरीर में अलग अलग जगह पर बनने वाले ऐसे जंक्शन किन किन के बीच बनते हैं, उसके आधार पर इनके टाइप रखे गए हैं। किन किन के बीच? जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, सिनेप्स की डेफिनेशन में सिनेप्स क्या केवल न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन का जुड़ना ही होता है? ऐसा नहीं है। केवल न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन का जुड़ना ही सिनेप्स नहीं है, जुड़ने वाली वस्तु न्यूरॉन प्लस अदर सेल भी हो सकती है। तो अब जुड़ने वाला न्यूरॉन और न्यूरॉन है तो उसको अलग प्रकार का सिनेप्स कहते हैं, और अगर जुड़ने वाला न्यूरॉन प्लस अदर सेल है तो उसे एक अलग प्रकार का सिनेप्स बोलते हैं। उसी आधार पर हम इसे अलग अलग टाइप में डिवाइड करने वाले हैं। बेसिकली सिनेप्स जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, वो ध्यान दें। सबसे पहला होता है एक्सोनिक सिनेप्स, दूसरा होता है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स,
और तीसरा होता है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। यहां तीन नाम लिखे हैं कि तीन टाइप होते हैं सिनेप्स के, एक्सो एक्सोनिक, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमेटिक। यहां पर हर एक टाइप में दो दो नाम लिखे हुए हैं। इनका तात्पर्य यह है कि हर एक टाइप में एक तो होगा इंफॉर्मेशन भेजने वाला और दूसरा होगा इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला। इस आधार पर ही अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहला सिनेप्स समझे। पहले सिनेप्स का नाम है एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स, जिसका सिंपल तात्पर्य है कि पहले न्यूरॉन का एक्सॉन वाला हिस्सा अगर इंफॉर्मेशन भेजता है और दूसरी तरफ दूसरे न्यूरॉन का भी एक्सॉन वाला हिस्सा ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो इस प्रकार के सिनेप्स को हम एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स के नाम से जानते हैं। मीन सिंपल तात्पर्य, जंक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड अनदर एक्सॉन, इट इज नोन एज एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा हमने लिखा है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। अब इसमें भी पहला शब्द है एक्सो, मीन्स इंफॉर्मेशन भेजने वाला। जो पहला न्यूरॉन है उसका तो एक्सॉन जुड़ा हुआ है, और दूसरा इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले का अगर डेंड्राइट साथ में जुड़ा हुआ है तो पहले का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट, इस प्रकार से बनने वाले जंक्शन को हम एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, ये दोनों शब्द जो लिखे हैं दोनों एक ही न्यूरॉन के नहीं हैं, अलग अलग न्यूरॉन के हैं। ये हिस्सा पहले न्यूरॉन का और ये हिस्सा दूसरे न्यूरॉन का, इनके बीच में बनने वाले जंक्शन के हमने नाम रखे हैं। पहले न्यूरॉन का एक्सॉन और बाद में दूसरे न्यूरॉन का भी एक्सॉन, तो ऐसा सिनेप्स हो गया एक्सो एक्सोनिक। और पहले का एक्सॉन और दूसरे वाले का डेंड्राइट, ऐसा सिनेप्स हो गया एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार वाले में, एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। सोमेटिक का मतलब सिंपल होता है कोई ऑर्गन या कोई विशेष कोशिकाएं का ग्रुप, इसे हम ऑर्गन बोलते हैं। तो यहां सोमेटिक शब्द का मतलब सामान्यतया शरीर के ऑर्गन के लिए होता है। तो यहां अगर बनने वाला जंक्शन एक न्यूरॉन के एक्सॉन और फिर किसी ऑर्गन की कोशिका के बीच में बनता है, तो ऐसे जंक्शन को हम एक्सोसोमेटिक सिनेप्स बोलते हैं। इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन वाले पॉइंट पर आते हैं। डेफिनेशन में हमने लिखा था कि सिनेप्स जो होता है वह दो न्यूरॉन्स के बीच में भी बन सकता है, या फिर एक न्यूरॉन एक अदर सेल के बीच में भी बन सकता है। तो यहां जो तीसरा टाइप लिखा है वह इसी बात का मतलब बताता है कि अगर जुड़ने वाली वस्तुओं में एक न्यूरॉन और अगर दूसरा पार्ट कोई अदर सेल ऑफ द बॉडी हो, तो ऐसा बनने वाला जंक्शन उसे हम एक्सोसोमेटिक सिनेप्स के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल एक्सोसोमेटिक सिनेप्स का, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक्सोसोमेटिक सिनेप्स का एग्जांपल होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब पहले तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन शब्द का मतलब समझें। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल। एक न्यूरॉन और मसल की सेल के बीच बनने वाले जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो सिंपल तात्पर्य है कि अगर एक न्यूरॉन और एक अन्य सेल के बीच में जंक्शन बनता है तो यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक प्रकार के एक्सोसोमेटिक सिनेप्स का एग्जाम्पल होता है। तो यहां हमने सिनेप्स नाम के टॉपिक में तीन तो उसके पार्ट पढ़े। पार्ट के अंदर था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और टाइप्स के अंदर तीन प्रकार हैं, एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स एंड एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर टर्मिनोलॉजी या शुरुआती पॉइंट्स में सिनेप्स नाम का टॉपिक हमने पढ़ा। अब आगे हम बढ़ते हैं। सिनेप्स के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजेस के बारे में। अब मेनिंजेस यह भी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। बेसिकली यह एनाटॉमिकल हिस्से जो फंक्शनल यूनिट हैं, जिसका हमने शुरुआत में नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अंदर भी हमने क्लासीफाई किया, लेकिन कहीं पर भी मेनिंजेस का नाम नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन वो कोई फंक्शनल बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहां इस एडिशनल पॉइंट को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेनिंजेस। अब मेनिंजेस
कितनी होती हैं, क्या करती हैं, इन सभी विशेषताओं के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब मेनिंजेस जो होती हैं, इट इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग। पहली जानकारी तो हमने लिख दी कि मेनिंजेस जो होती हैं बेसिकली एक प्रकार की मेम्ब्रेनस कवरिंग होती हैं। पहली चीज हो गई कि यह एक्चुअल में कवरिंग है। कवरिंग किसकी है? इट इज द कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या? 3-4 बातें हैं, कंफ्यूज ना हो, शुरुआत से वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। मेनिंजेस जो होती हैं एक प्रकार की मेम्ब्रेनस कवरिंग है, मींस एक झिल्ली नुमा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये कवरिंग किसकी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब अगर हमने सीएनएस लिख दिया तो फिर पता होना चाहिए कि सीएनएस में ऑर्गन कौन से आते हैं। सीएनएस के अंदर 2 ऑर्गन आते हैं, पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं तो फिर ये मेनिंजेस जो होती हैं वो कवरिंग किसकी हैं? ब्रेन की हैं या स्पाइनल कॉर्ड की? तो जवाब होना चाहिए मेनिंजेस are the covering of both the structure. It also covers the brain and it also covers the spinal cord. यह ब्रेन के चारों तरफ भी कवरिंग होती है और यह स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी कवरिंग होती है। तो ओवरऑल तौर पर पता रखना है कि मेनिंजेस अपने आप में एक ऐसी झिल्ली नुमा प्रोटेक्टिव लेयर हैं जो कि हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग प्रदान करती हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करने वाली हैं। लेकिन क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम हमारी खोपड़ी और हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं करते हैं? ध्यान दें, क्या हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग अगर मेनिंजेस हैं तो फिर हमारी खोपड़ी की हड्डी और हमारी रीढ़ की हड्डी क्या करती हैं? तो अंतर यह है कि हमारी खोपड़ी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हमारी मेनिंजेस भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर इतना है कि खोपड़ी एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जबकि मेनिंजेस एक सॉफ्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होने वाली है। क्लियर? उसी प्रकार जैसे खोपड़ी हमारे ब्रेन को कवर करती है, वैसे ही हमारी वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है वह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एक हार्ड प्रोटेक्शन देने का काम करती है। मींस यहां पर भी सेम बात, अगर ब्रेन के हार्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो खोपड़ी स्कल बोन्स, और अगर सॉफ्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो मेनिंजेस। उसी प्रकार अगर स्पाइनल कॉर्ड के सॉफ्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो मेनिंजेस, और हार्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर भी वर्टिब्रल कॉलम जो हड्डी नुमा संरचना है वह एक प्रकार का हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। यह मेम्ब्रेनस कवरिंग जो होती है वह अलग अलग लेयर्स में अलग अलग परतों में पाई जाती है। तो मेनिंजेस की कितनी लेयर होने वाली हैं? इसकी 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं मेनिंजेस की। अब 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी होती है अरेक्नॉइड मैटर, और तीसरी होती है पाया मैटर। तो यहां पर इन तीनों के बेसिकली नाम आप सभी ने सुने होंगे। तो यहां 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। इन्हें आप बाहर से अंदर की तरफ लेयर में भी याद रख सकते हैं कि अगर ये हमारे ब्रेन की अगर संरचना है तो उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। उसके बाद में जो मिडल लेयर ऑफ कवरिंग है वो होती है अरेक्नॉइड मैटर, और ब्रेन के सबसे नजदीक वाली लेयर का नाम होता है पाया मैटर। और ये हो गई हमारी ब्रेन की संरचना। तो ध्यान रखें, मेनिंजेस की कौन सी लेयर ब्रेन के सबसे नियरेस्ट होती है? तो जवाब होना चाहिए पाया मैटर। और कौन सी सबसे दूर होती है? तो जवाब होना चाहिए ड्यूरा मैटर। वो सबसे दूर वाली मेनिंजियल लेयर है, जबकि पाया मैटर ब्रेन के सबसे नजदीक वाली प्रोटेक्टिव लेयर होने वाली है। वहीं अगर मैं सवाल को उल्टा करके पूछ लूं कि मेनिंजेस की कौन सी लेयर आपके स्कल बोन के सबसे नजदीक पड़ती है? स्कल बोन मतलब ये जो खोपड़ी की हड्डी है उससे नजदीक सबसे कौन सी लेयर पड़ती है? तो यहां पर आपका जवाब होना चाहिए
कि ड्यूरामेटर जो है वह खोपड़ी की हड्डी के सबसे नजदीक पड़ता है, क्योंकि पूरी संरचना को बाहर से अंदर की तरफ समझें तो सबसे बाहर तो हमारे पास पाई जाती है स्किन। उस स्किन को हम स्कैल्प के नाम से जानते हैं। क्या बोलने वाले हैं? उससे हम स्कैल्प बोलते हैं। स्कैल्प के अंदर पाई जाती हैं ये हड्डियां, हड्डियों को हम स्कल बोन्स बोलते हैं, और उसके बाद पाई जाती हैं 3 मेनिंजियल लेयर, और उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन। तो यहां पर अगर स्कल बोन्स हैं तो स्कल बोन्स के सबसे नजदीक कौन सी मेनिंजियल लेयर पड़ती है, तब आंसर आना चाहिए ड्यूरामेटर। और ब्रेन के सबसे नजदीक कौन सी पड़ती है, तो आंसर आना चाहिए पायामेटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों लेयर्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि मेनिंजेस में ड्यूरामेटर कहाँ पाई जाती है या किस प्रकार की विशेषताएं रखती है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक जानकारी समझें, ड्यूरामेटर को, अकेली लेयर को पैकीमेनिंजेस के नाम से जानते हैं। इसे नाम दिया गया है पैकीमेनिंजेस, जबकि इन दोनों मेनिंजियल लेयर को मिलाकर हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजेस। तो यहां पर कहीं पर भी अगर टर्म लिखी हो कि पैकीमेनिंजेस तो उसका मतलब ड्यूरामेटर का जिक्र हो रहा है, और अगर कहीं पर लिखा हो लेप्टोमेनिंजेस तो वहां पर अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर दोनों को मिलाकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेप्टोमेनिंजेस, इन दोनों को मिलाकर लेप्टो बोलते हैं, और इस अकेले को हम पैकीमेनिंजेस के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इनका डिटेल डिस्कशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरामेटर के बारे में। ड्यूरामेटर, पहली जानकारी, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मीन्स जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि यह ब्रेन से सबसे दूर होती है। तीनों लेयर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि यह फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, मीन्स यह जो मेम्ब्रेनस संरचना है यह फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन लिख दी कि ड्यूरामेटर फाइब्रस टिश्यू की बनी संरचना होती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ड्यूरामेटर जो है स्टार्ट तो होता है ब्रेन से, और यह प्रेजेंट होता है अप टू द S2 लेवल। अब ध्यान दें कि ब्रेन से शुरू होकर S2 तक से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ यहां ड्यूरामेटर कवर करना शुरू होती है। ब्रेन से कवर करते करते वह रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को भी एक मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रोवाइड कराती है, और यह हमारे ब्रेन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाकर यह S2 तक के लेवल पर जाकर, यहां S2 लेवल जो है वहां पर जाकर ये खत्म होने वाली है। तो ध्यान दें कि यह ड्यूरामेटर नाम की लेयर यहां ब्रेन के चारों तरफ से शुरू होकर यह लास्ट में S2 के लेवल तक प्रेजेंट होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगली इंफॉर्मेशन ये है कि ड्यूरामेटर जो होता है वह हमारी खोपड़ी के अंदर अलग अलग स्पेस का निर्माण करता है। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। तो ड्यूरामेटर की जो लेयर है वह खोपड़ी के अंदर कुछ विशेष स्पेस का निर्माण करने वाली है। अब स्पेस, इस डायग्राम को देखकर सोचें कि ड्यूरामेटर कहां कहां पर स्पेस या खाली जगह बना रहा है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहां अगर ये लेयर हमारी ड्यूरामेटर है तो इसके आसपास 2 खाली स्थान हैं। 2 कौन से? एक तो इस ड्यूरामेटर के बाहर वाला एरिया और एक इस ड्यूरामेटर के अंदर वाला एरिया। अब बात करते हैं कि इन स्पेस के नाम क्या रखे गए हैं। तो हमारी ड्यूरामेटर नाम की लेयर 2 अलग अलग स्पेस का निर्माण करता है। पहले स्पेस का नाम होता है एपीड्यूरल स्पेस, और दूसरे स्पेस का नाम होता है सबड्यूरल स्पेस। अब यहां पर एपी और सब का मतलब समझें। एपी का मतलब ऊपर और सब का मतलब नीचे। तो एपीड्यूरल मींस ड्यूरामेटर से ऊपर पाए जाने वाले स्पेस को हमने एपीड्यूरल बोल दिया, और ड्यूरामेटर से नीचे पाए जाने वाले स्पेस को हमने सबड्यूरल स्पेस बोल दिया। क्लियर? तो यहां पर मैं क्लियरली मेंशन करता हूं, ये एरिया तो हो गया एपीड्यूरल और ये एरिया हो गया सबड्यूरल। अगर एपीड्यूरल सबड्यूरल मेंशन किया है तो अब आप डायग्राम को देखकर ये बताएं कि एपीड्यूरल स्पेस अगर किन 2 संरचनाओं के बीच वाले खाली स्थान को कहा गया है, ऐसा अगर पूछा जाए तो एपीड्यूरल किस किस के बीच में होगा। क्लियर? तो यहां देखें, अगर ये एपीड्यूरल है
तो यह दो संरचनाओं के बीच में है, एक तो यह ड्यूरामेटर और दूसरा यह स्कल बोन्स के बीच में पाई जाने वाली जगह है। तो एपिड्यूरल हो गया आपके ड्यूरामेटर प्लस स्कल बोन्स के बीच पाया जाने वाला स्पेस। क्लियर। अब बात करते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस के बारे में। हमारा सब ड्यूरल स्पेस यहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब यह भी दो संरचनाओं के बीच का स्पेस है। दो संरचनाएं कौन कौन सी हुई? ये बाहर वाली संरचना का नाम ड्यूरामेटर और अंदर वाली संरचना का नाम अरेक्नोइड मैटर। मींस हमारा सब ड्यूरल स्पेस जो होता है यह ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच पाए जाने वाले स्पेस को हम बोलने वाले हैं। क्लियर। तो यहां पर हमने लिखा कि ड्यूरामेटर नाम की मेनिंजेस दो स्पेसेस का निर्माण करती है, पहला एपिड्यूरल स्पेस और दूसरा सब ड्यूरल स्पेस। दोनों की लोकेशन पता रखें। एपिड्यूरल स्पेस होता है हमारी स्कल बोन्स और ड्यूरामेटर के बीच में, और सब ड्यूरल स्पेस होता है हमारी ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा हमारी ड्यूरामेटर जो होती है वह कुछ संरचनाओं का निर्माण भी करता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है ड्यूरामेटर नाम की लेयर। उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। टोटली हमारी ड्यूरामेटर 3 अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करता है। क्लियर। यहां तक हमने स्पेसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं 3 संरचनाओं के बारे में कि ड्यूरामेटर 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। सबसे पहली स्ट्रक्चर का नाम होता है फाक्स सेरेब्राई। पहली संरचना का नाम है फाक्स सेरेब्राई। दूसरी संरचना का नाम होता है फाक्स सेरिबेल्लाई और तीसरी संरचना होती है टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। अब पहले एक बार तीनों के नाम देखें, फिर उनकी लोकेशन और उन पर क्या महत्व है इस बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि ड्यूरामेटर नाम की ये जो प्रोटेक्टिव मेनिंजियल लेयर है यह 3 अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करता है। पहली संरचना होती है फाक्स सेरेब्राई। अब होती कहां है ये समझें। फाक्स सेरेब्राई जो होती है यह सेरेब्रम नाम की संरचना को यह 2 अलग अलग हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। अब हेमिस्फेयर समझने होंगे कि क्या ड्यूरामेटर ने ऐसा क्या किया कि 2 हेमिस्फेयर बन गए। सबसे पहले आप मतलब समझें, 1 बाय 1 हम समझते हैं कि हेमिस्फेयर कहां से आ गए, क्या संरचना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में। क्लियर। सेरेब्रम हमारे फोर ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले एंटीरियर हिस्से का नाम है जिसे हमने सेरेब्रम कहा है। अब एक सिंपल सा सवाल, आपने कहीं पर भी जब भी ब्रेन का डायग्राम देखा हो या ब्रेन का चित्र देखा हो, ब्रेन का चित्र अगर आप एंटीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं, सामने से अगर आपने कभी ब्रेन का डायग्राम कहीं बना हुआ देखा हो तो आपको ब्रेन ऐसा पूरा सिंगल स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है या फिर ये आपको 2 अलग अलग इस प्रकार हेमिस्फेयर में बना हुआ दिखता है। तो सही जवाब यह होना चाहिए कि ब्रेन पूरा एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं दिखता है। ब्रेन को बाहर से देखने पर यह हमें ऐसे 2 अलग अलग खांचों में डिवाइडेड दिखता है और इन्हीं खांचों को हम अलग अलग हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये पूरा सेरेब्रम है तो सेरेब्रम भी बीच में ऐसे खांच बनाता हुआ ऐसे बाहर से देखने पर ऐसे 2 स्ट्रक्चर के तौर पर दिखता है और इन्हीं को हम एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सेरेब्रम ऐसी एक कंटिन्यूअस संरचना था तो फिर इसे ऐसा खांच कैसे बन गई, ये ऐसे 2 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड सा प्रतीत कैसे होने लग गया। तो इसका जवाब यह है कि इस सेरेब्रम के ऊपर बाहर की तरफ ड्यूरामेटर की कवरिंग थी। हुआ क्या वो समझें, इस सेरेब्रम के बाहर चारों तरफ ऐसे ड्यूरामेटर की कवरिंग थी और ये ड्यूरामेटर जो है एक जगह पर जाकर बीच में खांच बना देती है। अब क्या हुआ वो समझें, ये ड्यूरामेटर बाहर कंटिन्यूअस संरचना थी, इसने यहां बीच में जाकर सेरेब्रम को दबाते हुए यहां पर ऐसे खांच क्रिएट कर दी और इसी ड्यूरामेटर की खांच को हम फाक्स सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके बातों को क्लियर करें। सबसे पहली बात, सेरेब्रम देखने पर कितने हिस्सों में डिवाइडेड प्रतीत होता है, तो आंसर होना चाहिए कि यह 2 हिस्सों में डिवाइडेड प्रतीत होता है।
दूसरी जानकारी, इसे ऐसा दो हिस्सों में डिवाइड होने जैसा प्रतीत करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जवाब होना चाहिए ड्यूरामेटर जिम्मेदार है। अब ड्यूरामेटर ने ऐसा क्या किया? ड्यूरामेटर ने यह किया कि ड्यूरामेटर ने उसकी स्ट्रक्चर पर एक फोल्ड बना दिया। फोल्ड मतलब बीच में जाके धंस गया। अब इसने उस सेरेब्रम की स्ट्रक्चर पर फोल्ड बना दिया और फोल्ड बना देने की वजह से अब ये सेरेब्रम पूरा एक स्ट्रक्चर न दिखते हुए बीच में अलग अलग डिवाइडेड हेमिस्फेयर के तौर पर दिखने लगता है। तो ये हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये हो गया राइट हेमिस्फेयर। अब बात करते हैं ये जो खांच बनी है और इसी खांच का नाम जो है हमने फाक्स सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। तो फिर अब सिंपली वे में जवाब दें कि फाक्स सेरेब्राई एक्चुअल में है क्या? तो जवाब होना चाहिए कि ये ड्यूरामेटर की लेयर है। ड्यूरामेटर की लेयर में क्या हुआ? तो फोल्ड बन गया। फोल्ड कहां जाकर बना? फोल्ड जो था वो सेरेब्रम के ऊपर जाकर बना और फोल्ड बनने से क्या हो गया? तो फोल्ड बनने से ये हुआ कि सेरेब्रम जो था वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड प्रतीत होने लग गया। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक होता है राइट हेमिस्फेयर। क्लियर? अब मैं एक सिंपल लाइन में फाक्स सेरेब्राई का तात्पर्य एक्सप्लेन करता हूं। जितना अब तक बताया है उसी को एक सिंपल में बोल रहा हूं कि फाक्स सेरेब्राई क्या होता है। द फाक्स सेरेब्राई इज ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच डिवाइड्स द सेरेब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये था सिंपल वे में कि फाक्स सेरेब्राई एक ड्यूरामेटर की संरचना है जिसने सेरेब्रम को दो टुकड़ों में डिवाइड किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी स्ट्रक्चर जो ड्यूरामेटर द्वारा बनाई जाती है उसका नाम होता है फाक्स सेरिबेल्लाई। अब अंतर समझें, पहला वाला सेरेब्राई था, दूसरा वाला सेरिबेल्लाई है। इसका मतलब दोनों सेम है कि अलग हैं? दोनों एक्चुअल में अलग अलग होते हैं। फाक्स सेरेब्राई अलग है, सेरिबेल्लाई अलग है। अब ये फाक्स सेरिबेल्लाई कहाँ होता है इसको समझें। हमारा फाक्स सेरिबेल्लाई जो होता है यह सेरिबेलम वाले हिस्से में होता है। कहाँ पाया जाएगा? यह सेरिबेलम वाले हिस्से में होता है। अब सेरिबेलम और सेरेब्रम क्या दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, द सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो यहां हमारा फाक्स सेरेब्राई नाम की संरचना सेरिबेलम के अंदर पाई जाती है। अब होता क्या है? सेम वैसी ही संरचना है जैसी फाक्स सेरेब्राई थी। मतलब क्या है? मतलब यह फाक्स सेरेब्राई भी अपने आप में एक फोल्ड है। किस चीज का फोल्ड है? यह भी अपने आप में ड्यूरामेटर का ही एक फोल्ड है जो कि क्या करता है? यह भी हमारे सेरिबेलम को राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। तो देखने पर सेरेब्रम जैसा दो हिस्सों में बटा हुआ प्रतीत होता है, वैसा का वैसा हिंड ब्रेन में पाया जाने वाला सेरिबेलम भी हमें देखने पर दो हिस्सों में डिवाइडेड प्रतीत होने वाला है। क्लियर? तो ध्यान दें, जैसे सेरेब्रम हमें दो हिस्सों में डिवाइडेड प्रतीत होता है वैसे ही सेरिबेलम प्रतीत होता है और दोनों को, सेरेब्रम को और सेरिबेलम को, ऐसा अपीयरेंस देने के लिए दोनों जगहों पर फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर ही जिम्मेदार है। लेकिन उस फोल्ड का लोकेशन के आधार पर नाम अलग अलग रखा है। अगर वो फोल्ड सेरेब्रम में बनता है तो उसे फाक्स सेरेब्राई कहेंगे और अगर ऐसा ही फोल्ड सेरिबेलम के अंदर बनता है तो उसे हम फाक्स सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहां जैसे फाक्स सेरेब्राई की एक लाइन में डेफिनेशन कही थी, वैसे ही अगर मैं फाक्स सेरिबेलाई की कहूं तो सिंपल वे में सुने, इट इज ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच डिवाइड्स द सेरिबेलम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स। तो ये हो गई जानकारी हमारी फाक्स सेरिबेलाई के बारे में। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, टेंटोरियम सेरिबेलाई। क्लियर? पहला था फाक्स सेरेब्राई, दूसरा फाक्स सेरिबेलाई और तीसरा हम बात कर रहे हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई के बारे में। तो टेंटोरियम सेरिबेलाई का मतलब समझें, पूरे ब्रेन के अंदर संरचनात्मक आप विश्लेषण देखें तो एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। सेरेब्रम जो हमारा ऐसा फोल्ड वाला हिस्सा था, ये तो था हमारे फोर ब्रेन के अंदर। क्लियर? और सेरिबेलम जो था
वो फोल्ड वाला हिस्सा था हमारे इस पूरे ब्रेन की संरचना में पीछे की तरफ, मींस हिंड ब्रेन में। अगर ये पूरा ब्रेन है तो ये तो हमारे फोर ब्रेन के अंदर था, ये हमारे हिंड ब्रेन में था। अब अगर ड्यूरामेटर का फोल्ड इसके अंदर बनता है तो इसे हमने फाक्स सेरेब्राई कहा था। ड्यूरामेटर का फोल्ड अगर सेरिबेलम के अंदर बने तो उसे हम फाक्स सेरिबेलाई बोलते हैं। लेकिन यही ड्यूरामेटर अगर आगे बढ़ते बढ़ते इस सेरेब्रम और सेरिबेलम के बीच में ही खांच बना दे, दोनों को सेपरेट रखता है, उसे हम टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज ना हो, सिंपल वे में समझें। सेरेब्रम के अंदर ही खांच बने उसे फाक्स सेरेब्राई, सेरिबेलम के अंदर ही खांच बने उसे हम फाक्स सेरिबेलाई बोलते हैं। लेकिन जब एक बड़ी खांच इन दोनों के ही बीच में बन जाती है तो उसे हम टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी टेंटोरियम सेरिबेलाई की वन लाइन में डेफिनेशन समझें। इट इज ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच सेपरेट्स द सेरेब्रम एंड सेरिबेलम। दोनों आपस में संपर्क में ना आए उसके लिए बीच में ड्यूरामेटर का फोल्ड जो प्रेजेंट होता है, इसी फोल्ड को हमने टेंटोरियम सेरिबेलाई का नाम दिया है। क्लियर? तो यहां ये तीनों संरचनाएं जो थी वह बनाई तो ड्यूरामेटर नहीं थी, लेकिन तीनों का लोकेशन अलग अलग है। एक सेरेब्रम के अंदर, एक सेरिबेलम के अंदर, और एक इन दोनों के बीच में दीवार क्रिएट करने वाला, जिसे हम टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी तीन संरचनाएं जो हमने ड्यूरामेटर के द्वारा बनने के बारे में बात करी। क्लियर? अब अगली बात समझें। ड्यूरामेटर के बारे में आखिरी याद रखने योग्य बात यह है कि जब हम तीनों लेयर का कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो ड्यूरामेटर हो, चाहे वो अरेक्नोइड मैटर हो, चाहे वो पायामेटर हो, जब हम तीनों लेयर का कंपैरिजन करते हैं तो ड्यूरामेटर इज द टफेस्ट लेयर, मतलब सबसे मजबूत या सबसे हार्ड कठोर लेयर की बात करें तो कंपैरेटिवली इन तीनों में से कठोर लेयर जो होती है वह ड्यूरामेटर होती है, और सबसे सॉफ्ट, स्मूथ और नाजुक लेयर जो होती है वो होती है पायामेटर। इसे रटने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली अगर आप पूरी तरह से एनाटॉमी जानते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। जिस लेयर को पत्थरों जैसी हार्ड वस्तुओं से संपर्क में आना हो, उसे खुद को सॉफ्ट होना पड़ेगा कि खुद को भी मजबूत होना पड़ेगा। उसे खुद को भी सॉफ्ट से नहीं रहकर मजबूत होना पड़ेगा। तो ऐसी लेयर जो कि हमारे स्कल बोन, खोपड़ी की हड्डियों के बिल्कुल नजदीक में आएगी, उनसे सामना करेगी, उस लेयर को हमने ड्यूरामेटर कहा है। तो ये लेयर भी हड्डियों से सामना करने, उनसे संपर्क में आने के लिए सबसे टफ, सबसे मजबूत लेयर होनी चाहिए। क्लियर? देन हमने बात कही थी कि यहां पर तीन लेयर होती हैं और सबसे अंदर पाया जाता है ब्रेन। तो अब ये बताइए कि ब्रेन जो है वह सॉफ्ट ऑर्गन है या फिर एक हार्ड पत्थर जैसा ऑर्गन है? तो सिंपल आंसर, यह न्यूरॉन की बनी हुई बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट संरचना है। तो जिस सॉफ्ट संरचना के संपर्क में जो लेयर आएगी उसे हार्ड होना चाहिए या उसे भी नाजुक होना चाहिए? तो यहां पर जवाब होगा कि उसे भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो इन तीनों लेयर्स में से सबसे टफ या हार्ड लेयर होती है ड्यूरामेटर, और सबसे सॉफ्ट और स्मूथ लेयर होती है वो होती है पायामेटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक मेनिंजेस के अंदर तीनों लेयर में से ड्यूरामेटर के बारे में डिटेल्ड जानकारी पढ़ी। ड्यूरामेटर के बारे में 4-5 बातें जो हमने पढ़ी, उसमें पहली खास बात तो ये थी कि यह आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरी खास बात यह थी कि यह फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है, ब्रेन से शुरू होती है, S2 लेवल तक प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यह 2 अलग अलग स्पेस का निर्माण करती है और 3 अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करती है। 2 स्पेस सिंपली एपिड्यूरल स्पेस और सबड्यूरल स्पेस, और 3 संरचनाएं फाक्स सेरेब्राई, फाक्स सेरिबेलाई और टेंटोरियम सेरिबेल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी लेयर के बारे में, और दूसरी लेयर का नाम होता है दैट इज द अरेक्नोइड मैटर। अब मेनिंजेस में हम सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं। दूसरी लेयर का नाम होता है अरेक्नोइड मैटर। अब जैसे हमने ड्यूरामेटर की कुछ विशेषताएं पढ़ी, वैसे ही हम अरेक्नोइड मैटर की विशेषताओं को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, इट इज द
मिडल लेयर, मीन्स न बाहर आउटर मोस्ट लेयर है न इनर मोस्ट लेयर है, यह एक बीच की लेयर है। दूसरी जानकारी यह है कि यह भी फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है, मीन्स ड्यूरामेटर भी फाइब्रस टिश्यू का बना है, हमारा अरेक्नॉइड मैटर जो है वह भी फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई संरचना होती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एवेस्कुलर लेयर होती है। एवेस्कुलर मीन्स इसके लिए कोई विशेष आर्टेरियल या फिर विशेष कैपिलरी सप्लाई या ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यह एवेस्कुलर प्रकार की लेयर होती है। यह अपने लिए न्यूट्रिशन जो होते हैं वह CSF से ही डायरेक्टली ग्रहण करता है, इसके लिए डायरेक्ट कोई विशेष ब्लड सप्लाई प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर? तो यह एक एवेस्कुलर प्रकार की लेयर है। इसके भी हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो यह ब्रेन से शुरू होता है और S2 लेवल तक प्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू द S2 लेवल। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवी जानकारी यह है कि अरेक्नोइड मैटर भी कुछ स्पेस का निर्माण करता है। अब हम ड्यूरामेटर के 2 स्पेस पढ़ चुके थे, उन्हें वापस से ध्यान दें। सबसे बाहर हमारी जो स्किन की लेयर थी उसे हम स्काल्प कहते हैं। यहां ध्यान दें इन तीनों लेयर्स के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे बाहर की लेयर को हमने नाम दिया था स्काल्प। स्काल्प के अंदर पाई जाती हैं यहां पर खोपड़ी की हड्डियां। खोपड़ी की हड्डियों के अंदर पाई जाती हैं 3 अलग अलग मेनिंजेस की लेयर और इनके सबसे अंदर पाया जाता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो ये हो गई हमारी तीसरी पायामेटर, ये अरेक्नॉइड मैटर और ये ड्यूरामेटर। ये थी हमारी स्कल बोन्स और सबसे बाहर था स्काल्प। स्काल्प और स्कल में अंतर पता रखें, स्काल्प इज द लेयर ऑफ स्किन एंड स्कल इज द बोन्स। तो यहां हम खोपड़ी के अंदर बनने वाले स्पेसेस का जिक्र कर रहे थे। 2 स्पेस पहले हमने पढ़े थे, यहां पर होता है एपिड्यूरल स्पेस और यहां पर होता है सबड्यूरल स्पेस। अब अरेक्नॉइड मैटर जो हम पढ़ रहे हैं, यह अरेक्नॉइड मैटर भी एक स्पेस का निर्माण करती है और उस स्पेस को हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, एपी का मतलब ऊपर और सब का मतलब नीचे। तो यहां हमने लिखा है सब अरेक्नॉइड स्पेस, जो कि अरेक्नॉइड से ऊपर है या नीचे है। वह अरेक्नॉइड से नीचे है, इसलिए इसे हमने सब अरेक्नॉइड स्पेस का नाम दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सब अरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वह कौन कौन सी 2 स्ट्रक्चर के बीच में होता है। तो यहां पर फिर डायग्राम पर ध्यान दें, अगर ये अरेक्नॉइड मैटर है, अगर ये पायामेटर है, तो इन दोनों के बीच वाले स्पेस को ही हम सब अरेक्नॉइड स्पेस के नाम से जानते हैं। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस जो होता है यह अरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम बोलने वाले हैं। इस स्पेस को याद रखना, इसकी स्ट्रक्चर को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस स्पेस के अंदर CSF जो होता है वह फ्लो करता है। इसलिए इस स्पेस को महत्वपूर्ण तौर पर याद रखना है कि हमारे खोपड़ी में, हमारे ब्रेन के चारों तरफ और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो CSF का सर्कुलेशन होता है, वह CSF का फ्लो इस सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर होता है। मतलब CSF हमारी अरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर दोनों के बीच में प्रवाहित होता है, दोनों के बीच में फ्लो करने वाला है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारा अरेक्नॉइड मैटर जो है वह केवल एक ही स्पेस का निर्माण करता है। ड्यूरामेटर उसके ऊपर और उससे नीचे 2 स्पेस का निर्माण कर रहा था। अब अगली जानकारी यह है कि सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें हम सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। अब सिस्टर्न को समझने के लिए आपको डिटेल में डायग्रामेटिकली देखना होगा कि सिस्टर्न क्या होते हैं। क्लियर? पहले तो ये दिमाग में सोचें कि क्या मेनिंजेस केवल ब्रेन के चारों तरफ ही हैं या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी होती हैं। तो जवाब दिमाग में आ रहा होगा कि मेनिंजेस जो हैं वह ब्रेन के चारों तरफ भी हैं और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं इन स्पेसेस की बात करूं जो एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब अरेक्नॉइड, क्या ये स्पेस केवल खोपड़ी के अंदर ही होंगे या रीढ़ की हड्डी में भी होंगे?
तो जवाब होना चाहिए कि वो रीढ़ की हड्डी के अंदर भी होंगे। और सिंपल सा आंसर ये भी है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर भी स्पेस होते हैं, वहां भी CSF बहता है, तभी तो हम लंबर पंक्चर करके CSF का सैंपल ले पाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यह स्पेस जो है वह ब्रेन के चारों तरफ भी है और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहां पर समझेंगे कि अगर ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट से अटैच्ड मान लेते हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन तो इस खोपड़ी के अंदर है और स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? अब अगर ये ड्यूरामेटर की लेयर है तो ये ड्यूरामेटर की लेयर ब्रेन के भी चारों तरफ होगी और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी होने वाली है। क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ये अगर अरेक्नोइड मैटर है तो अरेक्नोइड मैटर भी ब्रेन के चारों तरफ भी होगी और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी होने वाली है। तीसरी लेयर की बात करें, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि हमारे ब्रेन से लगभग चिपकी हुई रहती है, तो ये अंदर वाली लेयर हो गई पाया मैटर, और पाया मैटर भी हमारे ब्रेन के चारों तरफ भी है और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी प्रेजेंट रहने वाली है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर तीनों लेयर्स बना दी। तीनों लेयर को क्लियरली पता रखें, ये ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। क्लियर? मीन सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर है, बीच में अरेक्नोइड और सबसे अटैच्ड जो है वह पाया मैटर है। अब अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें हमें अलग अलग स्पेस दिखाई दे रहे हैं, तो जवाब होना चाहिए बिल्कुल हमें बीच में, इन लेयर्स के बीच में, इन परतों के बीच में हमें स्पेस दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? अगर मैं यहां पर एक मेंशन करता हूं कि कौन सा है, तो दिमाग में सोचें कि कौन सा स्पेस का जिक्र हो रहा है। अगर मैं बात करूं इस खाली जगह की, तो ये खाली जगह कौन सा स्पेस हुआ? एपिड्यूरल या सबड्यूरल? यह एपिड्यूरल स्पेस नहीं है, यह सबड्यूरल है, क्योंकि एपी का मतलब ऊपर होता है। तो क्या यह स्पेस ड्यूरा से ऊपर है या ड्यूरा से नीचे है? यह स्पेस ड्यूरा से नीचे है, तो यह हो गया स्पेस सबड्यूरल स्पेस। क्लियर? अब दूसरा मैं मेंशन करता हूं, उसके बारे में सोचें कौन सा स्पेस है। अगर मैं यहां पर मेंशन करता हूं तो ये कौन सा स्पेस है? इट इज द सब अरेक्नोइड स्पेस। अब ये सब अरेक्नोइड क्यों है? क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये है हमारी अरेक्नोइड मैटर, और अरेक्नोइड मैटर के अगर नीचे खाली स्थान है तो उसे हम सब अरेक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। अब सिस्टर्न को समझें कि सिस्टर्न शब्द कहां से आया। अब आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा कि ये सब अरेक्नोइड स्पेस लगातार इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ सब जगहों पर सब अरेक्नोइड स्पेस पूरा यहां पर प्रेजेंट है। जहां जहां पर मैं फिंगर मूव कर रहा हूं ध्यान दे, पूरा सब अरेक्नोइड स्पेस है। यहां से लेकर ये पूरा पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच वाली लेयर जो है, बीच वाला स्पेस जो है, ये पूरा का पूरा हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस है। अब हमें देखने पर यह लग रहा है कि लगभग सभी जगह पर इसका डायामीटर, उसका जो चौड़ाई है उस स्पेस की, वो लगभग सभी जगह पर सेम है। लेकिन जब हमने सिटी स्कैन या MRI के माध्यम से पूरी एनाटॉमिकल संरचना को देखने की कोशिश की, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि यह सब अरेक्नोइड स्पेस सभी जगहों पर एक निश्चित डायामीटर का स्पेस नहीं होता है। यह किसी किसी जगह पर थोड़ा स्पेस फैल जाता है, थोड़ा वाइड होता है। हम उस बारे में बात करते हैं कि कुछ जगहों पर यह सब अरेक्नोइड स्पेस अपना डायामीटर थोड़ा वाइड कर लेता है, मीन्स थोड़ा फैल जाता है। यहां पर और समझें, अगर ये पाया मैटर है, अगर ये अरेक्नोइड मैटर है, तो ये अरेक्नोइड मैटर थोड़ी फैल जाती है, ये पाया मैटर भी फैल जाती है। मीन्स कुछ कुछ जगहों पर जाकर सब अरेक्नोइड स्पेस थोड़ा वाइड हो गया। यहां पर देखें, यहां तक तो स्पेस नॉर्मल चलता आ रहा था, यहां पर आकर थोड़ा वाइड हो गया। उसी प्रकार यहां पर नॉर्मल चल रहा था, यहां आकर स्पेस थोड़ा वाइड हो गया। इस प्रकार सब अरेक्नोइड स्पेस का कुछ जगहों पर थोड़ा डायलेटेड हो जाना, थोड़ा वाइड हो जाना, इसी संरचना को हम सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। तो अब सिंपल वे में एक ही लाइन का इसका मतलब है, अगर पूरी तरह समझ में आया है तो सिस्टर्न का एक वन लाइन में मीनिंग समझे। सिस्टर्न आर द डायलेटेड सब अरेक्नोइड स्पेस। जहां जहां पर ऐसा सब अरेक्नोइड स्पेस थोड़ा डायलेट हो जाएगा, उन सभी संरचनाओं को हम सिस्टर्न के नाम से जानते हैं।
अब ऐसी डायलेशन जो है, ऐसे डायलेटेशन वाले पार्ट पूरी संरचना में कई सारी जगहों पर बनते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जब सिटी स्कैन करवाते हैं तो हमें विशेष तौर पर दो सिस्टर्न देखने को मिलते हैं। उनके नाम पता रखने हैं। पहला तो होता है सिस्टर्ना मैग्ना, पहला होने वाला है सिस्टर्ना मैग्ना, और दूसरा होता है पोंटाइन सिस्टर्न। अब इनका मतलब समझें कि सिस्टर्ना मैग्ना और पोंटाइन सिस्टर्न क्या होता है। सिस्टर्ना मैग्ना नाम रखा गया है लोकेशन के आधार पर। हमारे ब्रेन के अंदर जो आखिरी पीछे वाली हड्डी है, ब्रेन को चारों तरफ हड्डियों में सबसे पीछे वाली जो हड्डी है उसे हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। और इतना तो पता ही होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों चिपके हुए रहते हैं। तो फिर इस खोपड़ी से स्पाइनल कॉर्ड निकलती कैसे है, तो हमारी ऑक्सीपिटल बोन के अंदर ये पीछे वाली हड्डी में यहां एक छेद पाया जाता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड आगे निकल पाती है, और उसी ओपनिंग को हम फोरामेन ऑफ मैग्नम के नाम से जानते हैं। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम मीन्स यहां गर्दन वाली पार्ट के पास में अगर सब अरेक्नोइड स्पेस डायलेट होता है तो उसे हम सिस्टर्ना मैग्ना के नाम से जानते हैं। और दूसरा सिस्टर्न हमने लिखा है पोंटाइन सिस्टर्न, और पोंटाइन सिस्टर्न का मतलब होता है हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले पॉन्स नाम की जो स्ट्रक्चर होती है, उस पॉन्स के नजदीक अगर ऐसा सब अरेक्नोइड स्पेस डायलेट होता है तो उसे हम पोंटाइन सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। क्लियर? बाकी सब समझ में आ गया होगा। सिस्टर्न में अगर कंफ्यूजन है तो इतना ही पता रखना है कि सब अरेक्नोइड स्पेस सब जगह पर तो एक निश्चित खाली स्थान दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं कहीं पर वो फैल गया है और उस फैले हुए स्पेस को ही हम सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। ऐसा फैलाव कई सारी जगहों पर दिख सकता है, लेकिन मेनली दो जगहों पर देखा गया है। एक तो यहां गर्दन में फोरामेन ऑफ मैग्नम के पास, और एक ब्रेन में पॉन्स के पास। तो पॉन्स के नजदीक वाले डायलेशन को पोंटाइन सिस्टर्न, और फोरामेन ऑफ मैग्ना के नजदीक वाले डायलेटेशन को हम सिस्टर्ना मैग्ना के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी अरेक्नोइड मैटर के बारे में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम अब तीसरी लेयर का जिक्र करेंगे, और हमारी तीसरी लेयर का नाम होता है पाया मैटर। अब हम पाया मैटर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि पाया मैटर सबसे हार्डेस्ट मीन्स कठोर लेयर है या सबसे स्मूथ या सॉफ्ट लेयर है। तो जवाब होना चाहिए इन सब लेयर में से हमारी यह पाया मैटर नाम की लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और साथ ही साथ इन तीनों में से सबसे सॉफ्ट एंड स्मूथ लेयर भी होती है जो कि सीधे ब्रेन के संपर्क में रहने वाली है। तो हमने लिख दिया कि यह इनर मोस्ट लेयर है और साथ ही साथ यह सॉफ्ट लेयर होती है, एकदम नाजुक परत होती है। अगली बात पर आते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि यह स्ट्रक्चर भी फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। तो यह जानकारी तो तीनों लेयर के लिए कॉमन है कि हमारी ड्यूरा मैटर भी फाइब्रस टिश्यू से बनी है, अरेक्नोइड मैटर भी फाइब्रस टिश्यू से बनी है, और हमारी पाया मैटर नाम की लेयर भी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। चौथी जानकारी यह है कि यह पाया मैटर जो होता है यह ब्रेन से शुरू होकर हमारे कॉक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट होता है। ध्यान दें, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी बाकी दोनों लेयर्स जो थी ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर, ये दोनों लेयर जो हैं वह ब्रेन से शुरू होकर S2 के लेवल तक जाकर खत्म हो जाती थी, लेकिन सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वह ब्रेन से शुरू तो होती है लेकिन खत्म जो है वह फाइनली हमारे कॉक्सीजियल लेवल पर जाकर खत्म होने वाली है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि पाया मैटर नाम की लेयर ब्रेन से शुरू होकर कॉक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा पाया मैटर नाम की लेयर किसी विशेष स्पेस का निर्माण करता है? जैसा कि डायग्राम में पहले भी हम समझ चुके हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, और पाया मैटर के बाद होता है हमारा ब्रेन। तो क्या हमारे ब्रेन और पाया मैटर के बीच में कोई विशेष स्पेस पाया जाएगा? मीन्स अगर ये ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर है तो क्या इस पाया मैटर और ब्रेन के बीच में कोई खाली जगह होगी या नहीं होगी? तो जवाब होना चाहिए इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमारी पाया मैटर जो है वह सबसे
इनर मोस्ट लेयर होती है और यह ब्रेन की संरचना से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर होती है, डायरेक्टली अधेर्ड लेयर होने वाली है। मीन्स देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पायामेटर एंड द ब्रेन। इन दोनों के बीच कोई खाली स्थान नहीं है, दोनों चिपकी हुई संरचनाएं होने वाली हैं। तो स्पेस की बात करें तो वहां पर कोई स्पेस नहीं बनता है, कोई खाली स्थान नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारी पायामेटर जो होती है वह कुछ विशेष संरचनाओं का निर्माण करती है। उन विशेष संरचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर को बनाती है टोटल पायामेटर, दो संरचनाओं का निर्माण करता है। पहली संरचना का नाम होता है फाइलम टर्मिनल। पहली संरचना का नाम है फाइलम टर्मिनल और दूसरी संरचना होती है दैट इज डेंटिकुलेट लिगामेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं यह पायामेटर से बनी होती हैं। कैसे बनी होती हैं इस बारे में समझें। अब डायग्रामेटिकली हम डिस्कस करते हैं कि फाइलम टर्मिनल क्या है और डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या होता है। हमने स्टार्ट में ही कहा कि पायामेटर एक ऐसी लेयर है जो शुरू तो ब्रेन से होती है लेकिन खत्म जो है वो लास्ट कॉक्सीजियल लेवल तक जाकर खत्म होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड संरचना होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर पायामेटर ब्रेन से चिपकी हुई थी तो यह स्पाइनल कॉर्ड से भी चिपकी हुई ही रहेगी और यहां पर जाकर लगभग L1 के लेवल पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड तो खत्म हो जाती है। ये सभी को जानकारी होगी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में लास्ट तक ना होते हुए L1 के लेवल तक जाकर खत्म हो जाता है। अब यहां L1 के लेवल पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड तो खत्म हो गया, तो क्या इससे चिपकी रहने वाली पायामेटर भी यहां पर जाकर खत्म हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए थी, लेकिन पायामेटर यहां पर खत्म नहीं होती है। आगे उस पायामेटर का क्या होगा वो ध्यान दें। क्लियर? पहले तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसी संरचना थी, इसके इस तरफ भी पायामेटर था, इस तरफ भी पायामेटर था, ऐसे लेयर चलती हुई आ रही थी। लेकिन एंड पॉइंट पर जाकर ये होगा कि यहां पर तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया। खत्म होने पर क्या होगा? खत्म होने पर यह होगा कि पायामेटर के आगे जाकर ऐसे लेयर्स चिपक जाएंगी। सिंपल सी बात है, यहां तक बीच में स्पाइनल कॉर्ड था तो लेयर ऐसे दूर दूर थी। लास्ट में एंड पॉइंट पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया तो आगे जाकर लेयर दोनों चिपक गई। अब लेयर दोनों यहां पर जाकर चिपक जाती हैं, चिपक तो जाती हैं लेकिन यहां पर पायामेटर खत्म नहीं होता है। इससे आगे कंटिन्यूअस धागे नुमा संरचना के तौर पर पायामेटर आगे बढ़ती रहती है। ध्यान दें, जब तक स्पाइनल कॉर्ड था तब तक तो मेम्ब्रेनस तौर पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन जहां जाकर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया उससे आगे एक धागे नुमा संरचना के तौर पर पायामेटर आगे बढ़ती है और इसी धागे नुमा संरचना को हमने फाइलम टर्मिनल का नाम दिया है। तो अब सोचने वाली बात है ये है कि ये धागे नुमा संरचना जिसे हमने फाइलम टर्मिनल कहा, ये शुरू कहां से हुआ? तो क्या आपका जवाब ये होगा कि फाइलम टर्मिनल ब्रेन से शुरू हुआ? तो जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये धागेनुमा संरचना ब्रेन से शुरू नहीं हुई थी। तो ब्रेन पे जब थे तब ये संरचना कैसी थी? तब तो ये संरचना झिल्ली के रूप में ही आगे बढ़ रही थी। स्पाइनल कॉर्ड में थे तब ये संरचना कैसी थी? तो तब भी ये संरचना झिल्ली नुमा ही थी। तो फिर धागे नुमा कब जाकर हुई? तो जवाब होना चाहिए जहां पर L1 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हुआ, वहीं जाकर ये धागे नुमा संरचना के तौर पर दिखाई देता है। मीन्स फाइलम टर्मिनल जो धागे नुमा संरचना है वो यहां L1 से शुरू होकर लास्ट आपके कॉक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट होने वाला है। क्लियर? तो ध्यान दें, हमारी पायामेटर से बनने वाली पहली संरचना जिसे हमने फाइलम टर्मिनल कहा है, यह धागेनुमा संरचना जो है L1 से शुरू होकर कॉक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में जिसे हम डेंटिकुलेट लिगामेंट के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन समझें। डेंटिकुलेट लिगामेंट पायामेटर का बना होता है और इसका एकमात्र फंक्शन यह होता है कि इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। अब इसका सिंपल हिंदी मतलब समझें। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से एक कठोर
एक हार्ड प्रोटेक्शन देने वाली संरचना को हम रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, क्या मेनिंजेस भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है? बिल्कुल है। क्या रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है? तो ये भी बिल्कुल है। तो फिर अंतर क्या है? मेनिंजेस सॉफ्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जबकि वर्टिब्रल कॉलम हार्ड बोनी कवरिंग का नाम होता है। तो यहां पर ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है और उसके अंदर सुरक्षित हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन जब हम चलते फिरते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो क्या तब ये स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इधर उधर टकरा सकता है, जिससे न्यूरॉन्स को इंजरी हो सकती है? तो क्या इस स्पाइनल कॉर्ड का वर्टिब्रल कॉलम से बंधे रहना भी जरूरी है या नहीं है? तो इसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम हमारा डेंटिकुलेट लिगामेंट करता है, जो कि पायामेटर से बनी हुई संरचना होती है। तो क्या करेगा डेंटिकुलेट लिगामेंट? डेंटिकुलेट लिगामेंट पायामेटर नाम की लेयर का बना होता है और यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के साथ में बांधे रखता है, उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। यह हमारे डेंटिकुलेट लिगामेंट का फंक्शन होने वाला है। तो ये था हमारा पायामेटर के बारे में। इसके साथ ही हमारी तीनों अलग अलग लेयर का फंक्शन पूरा हो चुका है। हमने मेनिंजेस के अंदर ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पायामेटर के बारे में पढ़ा। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट हार्ड लेयर, 2 स्पेस का निर्माण और 3 फाक सेरेब्राई, फाक सेरिबेलाई और टेंटोरियम सेरिबेलाई संरचनाओं का निर्माण करता है। अरेक्नॉइड मैटर केवल एक स्पेस का निर्माण करता है, जिसे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, जिसमें CSF का फ्लो होता है और साथ ही साथ उस स्पेस के अंदर सिस्टर्न पाए जाते हैं। 2 महत्वपूर्ण सिस्टर्न, एक सिस्टर्ना मैग्ना और एक पोंटाइन सिस्टर्न होता है। और तीसरी लेयर पायामेटर के बारे में हमने पढ़ा कि यह 2 संरचनाओं का निर्माण करता है, एक फाइलम टर्मिनल और दूसरा डेंटिकुलेट लिगामेंट। क्लियर? ओके, थैंक यू।